3 पंखे, एक एसी, एक कूलर और एक फ्रिज, इतना यूज होता है मेरे घर में। और इस महीने का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आना चाहिए अप्रॉक्स, जो टोटल खर्चा 2600 के आसपास। मैंने अभी कैलकुलेट किया था। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो ला ही सकते हैं, साथ में आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका घर का इस महीने का बिल कितना आएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ जाती है या कम आ जाती है और हम जान नहीं पाते। तो अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है, तो हम उसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आप यही सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल newton.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग को उसके आगे से पढ़ना है और थोड़ा सा ही बचा हुआ है चैप्टर में। खत्म होने के बाद मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा आपको। और एक और चीज़ कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जो एक्टिविटीज़ दी होती हैं एनसीईआरटी बुक्स में, एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाया जाता है, तो उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक वीडियो मैं स्पेशल उसके लिए बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा एक्टिविटीज़ के बारे में सारी। तो इसके बाद 2 वीडियो और आनी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में, मगर उसको सिर्फ देखा होगा, उसके बारे में सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। आज उस चीज़ को सोचना है। आपने देखा होगा कि कभी किसी वायर में करंट पास होती रहती है, काफ़ी देर तक पास होती रहती है, तो या किसी इंस्ट्रूमेंट में जा रही है, एसी में या पंखे में, तो वो हीट हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उन सब सवालों का जवाब यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर कोई पूछ ले, जैसे एग्जाम में अगर पूछ ले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एनी कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टेंस consumes electric current and convert it in another form of energy which is known as heat. This phenomena is known as heating effect of electric current. इतना आपको लिखना है। ये तो लिखने वाली बात हो गई। समझते हैं होता क्या है। ये कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा? कंडक्टर देखा आपने? इमेजिन करिए, मेरे हाथ में देखिए, कोई कंडक्टर है बहुत हाई रेजिस्टेंस का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर से, वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से ले जाके कनेक्ट कर दिया। इसमें मैं बताता हूँ, ये हमने इसको ले जाके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे, यहाँ तक तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वायर जो है कॉपर का या एल्युमिनियम का, मगर यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आने में उसको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है, उसे इतनी आसानी से फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, इधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। और उनकी एनर्जी वेस्ट होगी तो एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है? अगर उनकी एनर्जी एक वेस्ट हो रही है तो किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी, तो वो जो दूसरी एनर्जी होती है वो होती है हीट। आप अपने आप इलेक्ट्रॉन की जगह अपने आप को रख के देख सकते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लिए काफ़ी देर तक कंटिन्यू, तो क्या होता है? शरीर में पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, वर्क जो वेस्ट हो रहा है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही यहाँ पे भी होता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। मैथमेटिकली अगर हम फिजिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं प्रोफेशनली, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना वो जरूरी होता है। इसलिए एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्क है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो जब वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है तो इसी का यूज करना है हमें। अभी आगे जो मैं करने जा रहा हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। याद होगा आप लोगों को?
अगर आप लोग ने पहली 2 वीडियो देखी होंगी। अब अगर W और E इक्विवेलेंट होते हैं तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E अपॉन Q। और यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है H है, वो हीट कौन सी है, एनर्जी तो है हीट वो, तो एनर्जी की जगह पे अब हम लिख देंगे V इज इक्वल टू H अपॉन Q। यहाँ से H इज इक्वल टू आ जाएगा VQ। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। कैसे? एक आपने Q की जगह पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है I T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू I T यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू V I T, ये एक और फॉर्मूला बन गया। अब आगे देखिए, V इज इक्वल टू हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, V इज इक्वल टू I R। अब V की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा H इज इक्वल टू I, एक ये वाला I और एक ये वाला I स्क्वायर R T, और इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। ओके, समझ आ गया आप लोगों को इतना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ को अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, लिखने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन व्हाट इज जूल्स लॉ, तब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जितना भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको एटलीस्ट एक बार नोट जरूर कर लीजिए। दोबारा आप जब देखेंगे तो तुरंत रिवाइज हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये जूल्स लॉ है। अब यहाँ से जूल्स लॉ को अगर एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकल लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम? पहला, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time for which the current is flowing in the conductor. H is directly proportional to T। बस ये 3 पॉइंट हैं जो जूल्स लॉ में आपको लिखने हैं। तो हीटिंग इफेक्ट समझ आ गया आप लोगों को? एक बार इसके बारे में सोचिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, चाहे इस वीडियो को बार बार बनाना पड़े। हीटिंग इफेक्ट हो गया है। अब हमको करना है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अगर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने की बात हो तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एनी इक्विपमेंट, एनी पर्सन, किसी की भी। आपको सिर्फ इतना बताना है, इलेक्ट्रिक पावर अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतना लिखना है आपको। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। मतलब अगर E एनर्जी चेंज हो रही है, पहले किसी की एनर्जी E1 थी, फिर हो गई E2, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगा चेंज E अपॉन T। ओके, अब E को यहाँ पे हम, जैसे पीछे वाले इसमें हम लोग ने क्या किया, W को E लिखा था, यहाँ पे E को W लिख देंगे, लिख सकते हैं W अपॉन T। W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, देन W इज इक्वल टू V Q। यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं, तो P इज इक्वल टू बन जाएगा, सिंस का साइन है, V Q अपॉन T। Q अपॉन T क्या होता है? I। Q अपॉन T इज इक्वल टू I होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं V I, P इज इक्वल टू V I। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कई सारे
न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, बी की जगह लिख सकते हैं आई आर, तो बन जाएगा पी इज इक्वल टू आई आर, तो बन जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर आई को चेंज कर दे, आई इज इक्वल टू, अगर बी इज इक्वल टू आई आर है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो पी का एक और फॉर्मूला बन सकता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इतने सारे फॉर्मूले आपने पी में पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक ये जो ज़्यादा यूजफुल नहीं होना है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं एक बार इनको। तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा हाँ, पिछले नहीं अभी तो नहीं पढ़ा है वो। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन हो गई, उसके सारे फॉर्मूले हो गए। अब बात आती है यूनिट की। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर दुनिया में फिजिक्स ना होती तो क्या होता। कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अब एज यूजुअल 1 एम्पियर हम लोग ने पढ़ा था, 1 वोल्ट पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1 वॉट क्या होता है। 1 watt. 1 watt is defined as the power consumed by a device when 1 ampere current is passes through it at potential difference of 1 volt. Understand? अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और कब? जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी जो लगाई गई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि उस सिस्टम की जो पावर है वो है 1 वॉट। 1 watt is equal to 1 ampere into 1 volt. Okay. The next topic is electric energy, जो हमारे घर में यूज होती है, जिसका हमें बिल देना पड़ता है, और वीडियो की स्टार्टिंग में जिसका मैंने जिक्र किया। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है या कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपका बिल इतना आ गया उतना आ गया, और आप सोचते हैं अरे मैंने तो इतना यूज भी नहीं किया, तो इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया, तो आप उसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये डिवाइसेस हैं मेरे घर में, और एक डिवाइस इतने समय के लिए यूज होती है, तो उस हिसाब से मेरा बिल इतना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, P इज इक्वल टू E अपॉन T, याद है? पावर में पावर इज इक्वल टू एनर्जी ऑन टाइम, तो यहाँ से हमें E निकालना है, तो E इज इक्वल टू PT। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इसका यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको। E इज इक्वल टू PT। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी हम यूज कर रहे हैं, जितनी घर में खर्च हो रही है या कहीं पे भी खर्च हो रही है, ये क्या है? पावर। किसकी पावर? जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस हम घर में यूज करते हैं, बिजली से चलाते हैं जिनको, और टी कितनी देर के लिए चलाते हैं, टाइम। E इज इक्वल टू PT। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम, तो P की यूनिट वाट और T की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट तो बन गई वाट सेकेंड, और इसी को वाट सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या? जूल। जूल, तो मतलब 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। लेकिन घरों में जो यूनिट होती है वो तो ना वाट में होती है, ना सेकेंड में, ना जूल में, वो तो सीधे बोलते हैं कि आपने इतनी यूनिट खर्च की। उस यूनिट का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाट सेकेंड और जूल है, ये यूनिट यूज की जाती है फिजिक्स में, लैब में, लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट्स होती हैं वो होती हैं कुछ अलग।
तो उन कॉमर्शियल यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्शियल यूनिट्स क्या होती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अगर समझ ना आए, आलसी आदमी हूँ मैं, लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से राइटिंग गड़बड़ हो ही जाती है। तो कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन कौन सी कॉमर्शियल यूनिट होती हैं, तो हम उसको डिराइव करेंगे उसी फॉर्मूले से करते हैं। क्या होता है, E इक्वल टू PT पढ़ा था आपने। जो कॉमर्शियल यूनिट होती हैं वो होती हैं किलो वाट आवर। जो घर में बोला जाता है ना 1 यूनिट खर्च हुआ, 5 यूनिट खर्च हुआ, वो यूनिट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट पावर का कोई डिवाइस हमने यूज किया 1 घंटे के लिए, तो बिजली की जो खर्च होगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी, वो होगी 1 यूनिट, जो हमारे मीटर में आती है। कैसे निकालते हैं इसको, PT। अभी देखो, हमें इसको निकालना है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। तो जो पावर होनी चाहिए डिवाइस की, जिसमें बिजली खर्च हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट, और टाइम कितना होना चाहिए, 1 आवर। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किलोवाट किलो है मतलब 1000 वाट होंगे, 1000 वाट। आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, 36 1 2 3 4 5, और क्या बन गया, वॉट सेकंड, और या इसको लिख सकते हैं जूल, तो आगे लिख देते हैं इसको। अब हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो एक रिलेशन आपको मिल गया कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। एक और कॉमर्शियल यूनिट होती है जो बहुत बड़े स्तर पे यूज की जाती है, जैसे पावर प्लांट में, बड़े बड़े डिवाइसेस में, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज में जो होता है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट में तो खर्च नहीं होगा, तो 2 सेकंड में खर्च हो जाती है यूनिट, तो वहाँ पे यूनिट में नहीं, उसके लिए बड़ी वो बनाई गई, क्या बनाएगी, हॉर्स पावर। और ये हॉर्स पावर क्या है, इसकी यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, ये है पावर की एनर्जी, पावर की यूनिट, पावर की यूनिट होती है ये कॉमर्शियल यूनिट, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको जल्दी से कैलकुलेट करना दिखा देता हूँ घर की बिजली। मान लेते हैं कि किसी के घर में 2 फैन और एक AC और एक कूलर यूज हो रहा है, और उसे पता करना है, या छोटे से समझाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि 4 फैन यूज हो रहे हैं, कितनी देर के लिए पर डे चलते हैं, वो 18 आवर्स पर डे यूज किया जाता है उनको। तो बिजली जो खर्च होगी 1 महीने में वो कितनी खर्च होगी, तो देखिए 4 फैंस हैं, मान ले रहे हैं कि एक फैन का जो पावर है, पावर वो है 100 वाट, अप्रॉक्स इतना ही होता है, किसी का 75 होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 100 भी होता है, तो हम 100 मान ले रहे हैं, 100 वाट उसकी पावर है। तो जो एनर्जी खर्च होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू PT, P की जगह पे 100 वाट इंटू टाइम कितना, 18 आवर, 18 आवर। इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट करो, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 100 अपॉन 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1।
0.1 किलोवाट इंटू 18 इंटू 3 नहीं, ये तो आवर में रखना होता है, ठीक, इंटू 18। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 18 बन जाए 18, 1.8 किलोवाट आवर, मतलब 1.8 यूनिट। ये कब हुई, एक दिन में 18 घंटे जब आपका एक फैन चला तब 1.8 यूनिट खर्च हुआ। और चल कितने रहे थे, 4। तो अब इसको कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 1.8 इंटू 4 कर देते हैं, 36 72, ये हो जाएगा 7.2 यूनिट हो गई। कब, एक दिन में जब 4 पंखे चल रहे हैं। और आपको निकालना है कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.2 इंटू 30, 3 2 6, 3 7 21, मतलब 216 यूनिट खर्च किया आपने। अब आपके एरिया में बिजली का क्या रेट है, एक यूनिट कितने रुपए की पड़ती है आपको, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आना चाहिए, कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर का वाइंड अप हो गया है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसको कंप्लीट करूँगा। और अब अगर जो बचा है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो, सारे क्वेश्चन ही करवा दूंगा और न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और एक्टिव एक वीडियो में तो ये हो जाएगी एक्सरसाइज, और अगली वीडियो में सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एनसीईआरटी की बुक में जो एक्टिविटीज़ दी होती हैं, एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है एक्टिविटी से, तो वो भी प्रिपेयर करना जरूरी है। तो थैंक यू।